इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेंस का स्कोर कार्ड। यहाँ मेरे रीजनिंग के 40 मार्क्स का रहता है, तो मेरे 35 मार्क्स आए थे इसके अंदर। कंप्यूटर में 40 मार्क्स का रहता है, तो मेरे 33 मार्क्स आए थे। जनरल अवेयरनेस में 40 में से मेरे 9 आए थे। एंड मैंने इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट किया था, हिंदी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो 40 में से मेरे 26.25 थे। यहाँ मैंने क्वांट्स अटेम्प्ट किया तो मेरे 40 में से 16.25 आए थे। तो जो आपका फाइनल स्कोर बनेगा उसमें यहाँ जैसे इन्होंने खुद बता रखा है कि कैसे अपना वेटेड स्कोर निकालते हैं, तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि रीजनिंग के मार्क्स को हमने 1.25 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये मेरा आगे 1.25 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये फिर से 1.25 से मल्टीप्लाई हुआ, तो टोटल 200 में से मुझे 115.81 मार्क्स मिले थे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप टैकल आउट कर सकते हैं मेंस एग्जाम को। यहाँ जो आपके लिए एक न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है वो है कंप्यूटर नॉलेज, जो हम बाकी अभी तक अपने बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे। ये सेक्शन आप मेरी बात मान के चलिए बहुत ही आसान होता है, आपको बहुत ही नॉमिनल टाइम देने की जरूरत है। अगर आप रोज के 10 मिनट भी इस सेक्शन को देंगे ना, तब भी डेफिनेटली आप 30+ स्कोर कर सकते हैं 40 में से, क्योंकि इसका ये इंडिविजुअल जो भी आपका स्कोर आएगा उसको वो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपने 40 में से 30 मार्क्स स्कोर कर लिए तो जो इसके मार्क्स बनेंगे वो 20 और यहाँ 15 हो जाएंगे, मतलब 20 में से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस सेक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये नया सेक्शन रहता है और उन्हें लगता है इस पे ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश जैसे सेक्शन है सब उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा सेक्शन है जो आपको दूसरों के ऊपर एक एज दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ना सिर्फ एक इसी सेक्शन की वजह से रह जाते हैं। आपने इसकी यहाँ अगर पीछे देखा होगा तो यहाँ इसकी इंडिविजुअल सेक्शन की कट ऑफ भी होती है, 5.75 कट ऑफ है। इसका मतलब आप इसको देख के चलिए कि 40 में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं कर पाए, मतलब आपके 5 मार्क्स भी नहीं आए, तो फिर आपका ये सेक्शन मतलब क्लियर ही नहीं होगा, चाहे आपके यहाँ 200 में से 190 क्यों ना हो। तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है कि आप हर सेक्शन की एटलीस्ट आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी है। और ये सेक्शन ऐसा है जो आपको ना एज दिलाने वाला है, मतलब दूसरों के ऊपर आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिला के रखेगा। तो इस सेक्शन पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि 20 मार्क्स मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाले एग्जाम के अंदर। इसके बाद हमारा ये रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे सेक्शंस तो आपके बाकी सब एग्जाम्स में भी आते ही हैं। बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये रहता है उन एग्जाम से कि जैसे जो क्लरिकल लेवल के आपके एग्जाम्स होंगे और जो आपके पीओ वाले एग्जाम्स होते हैं, मतलब एसबीआई, आईबीपीएस वाले, उसके बीच का जो लेवल रहता है ना मेंस एग्जाम का, वो सेम लेवल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इतना इजी भी नहीं आएगा जो एसबीआई क्लर्क में आता है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा जो एसबीआई पीओ में आता है। इन दोनों के बीच का एक चीज़ रहेगी आपके पास, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या न्यूमेरिकल एबिलिटी हो। हिंदी लैंग्वेज मैंने अटेम्प्ट नहीं की तो मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप मॉक टेस्ट या उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि कैसे रहता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि करंट अफेयर्स मतलब जनरल अवेयरनेस को हम कैसे प्रिपेयर करें, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, और जैसे कि यहाँ लिखा है कि डेली अपडेट्स को आप पढ़ें, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ टाइम यहाँ पे भी डिवोट कीजिए करंट अफेयर्स को। अगर आप हो सकता है तो डेली पढ़िए, नहीं तो एटलीस्ट वीकली तो पढ़ ही लीजिए, क्योंकि मंथली कंपाइलेशंस अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है एंड फिर उतना याद नहीं रहेगा। और इस बार का जो आरआरबी वाला एग्जाम था उसमें क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट इन द सेंस, मतलब काफ़ी फैक्चुअल बेस्ड और इन डेप्थ क्वेश्चंस थे। अगर आपको आदत है ऊपर से पढ़ने की तो फिर आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आरआरबी में ये एडवांटेज है कि आप एक सेक्शन अगर आपका वीक भी है तो आप दूसरे सेक्शन पे ज़्यादा टाइम लगा के वहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और मैंने भी यही किया था। मेरा जनरल अवेयरनेस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने शायद हार्डली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 40 में से। तो मैंने देखा कि ये जनरल अवेयरनेस तो मुझसे हो नहीं रहा, तो मैं अपने वापस स्ट्रॉन्ग सेक्शन की तरफ गई जो कि मेरा रीजनिंग है। तो रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, जो भी मुझे इजी से क्वेश्चंस लगते गए सबको अटेम्प्ट करके फिर मैंने अपना अच्छे से टाइम जो मेरा बच गया फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ठीक है हर क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ एंड जो इजी लगता जाता है उसको सॉल्व करती जाती हूँ। तो आप भी मतलब करंट अफेयर्स को ना डेली पढ़ने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो अपने नोट्स बना लीजिए। एंड अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो बहुत सारी पीडीएफ कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है बैंकिंग अवेयरनेस।
बैंकिंग अवेयरनेस आपका इसी सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा, जनरल अवेयरनेस के अंदर। आपको ये चीज़ ना इंटरव्यू में बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि आरआरबी वाले एग्जाम्स में वो क्या करते हैं, आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछते हैं। जैसे जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था तो मुझसे उन्होंने बेसिक चीज़ें पूछी थी कि कासा क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में आप डिफरेंस बताइए क्या रहता है, टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंस बताइए आपका क्या रहता है। इसके अलावा उन्होंने बेसिक पूछा कि आरआरबी का क्या फंक्शन है, नाबार्ड किस लिए है, इन बैंक्स का मर्जर क्यों हो रहा है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, ये आपके बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस में कवर होते हैं। तो अगर आप इस सेक्शन की प्रिपरेशन पहले से ही करके चलते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू में भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके जो स्टैंडर्ड बैंकिंग अवेयरनेस पे होते हैं ना, उनसे भी बनते हैं। तो इस चीज़ को आप ना स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करके चलिए। इसको आप ऐसे मत छोड़िए कि मेंस में इतना नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ते, क्योंकि फिर हो सकता है आपको मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू बहुत जल्दी कंडक्ट करवा दे। वैसे तो अभी लिखा है नोटिफिकेशन में कि नवंबर में जाके कंडक्ट होंगे आपके इंटरव्यू, तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बट सिचुएशन की इतनी हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम जल्दी होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ। तो आप इस सेक्शन को पहले से प्रिपेयर करके रखिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना फेस करनी पड़े। जो नया हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस यहाँ पे रहता है, तो इसका एक ही किया है कि आप एक बार इसकी पीडीएफ्स को पढ़ लें, मतलब मेमोराइज सा कर लें, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाली तो चीज़ें हैं नहीं। जो भी स्टैंडर्ड आपकी एब्रीवेशंस रहती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। जो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हैं तो वर्ड में कुछ कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स, एक्सेल के शॉर्टकट्स, नॉर्मल जो आप मान लो ब्राउजर चला रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट कीज यूज होती हैं। मतलब ये वाले शॉर्टकट फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। जो नॉर्मल कीज कीबोर्ड में हमारे होती हैं, उनका अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्या क्या टॉपोलॉजीज कंप्यूटर में यूज होती हैं, और कौन किसका फाउंडर था, किसने कब इन्वेंट किया, मतलब ऐसी वाली चीज़ें भी होती हैं। तो मतलब काफ़ी इजी है। आप 2-3 पीडीएफ्स गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, वरना जो मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो बनाई थी अपनी एक, वहाँ पे भी मैंने 2 पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की थी। मतलब लर्निंग मटेरियल भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है। तो वो 2 पीडीएफ्स ऑलमोस्ट सफिशिएंट है आपके मतलब 30+ स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैंने भी उन्हीं पीडीएफ से कवर किया था एंड मेरे 40 में से 33 मार्क्स आए थे। तो आप भी यही कर सकते हो, वहाँ से एक बार आप उन पीडीएफ्स के को गो थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल से कोई भी नॉर्मली लिखिए कंप्यूटर अवेयरनेस पीडीएफ, आपके पास बहुत सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी। इसके बाद बात आती है कि हम इस वाले सेक्शन को मतलब अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 आवर्स का टाइम होता है। हमें इसी के अंदर मैनेज करना है कि ये 5 सेक्शन को हम पूरा कवर कर लें। तो मैं क्या करती थी, मैंने अपने एग्जाम को कंप्यूटर अवेयरनेस वाले सेक्शन से स्टार्ट किया, मतलब कंप्यूटर से स्टार्ट किया। इसके 40 क्वेश्चंस को मैं लगभग 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर लेती थी। मतलब मेरा जो एवरेज टाइम रहता था, लगभग मैं 10 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती थी। क्योंकि इसमें क्या, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आप फटाफट क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्पीडली आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मैं स्टार्ट करती थी जनरल अवेयरनेस को। इसके 40 क्वेश्चन हैं, इसको मैं लगभग 15 मिनट का टाइम देती थी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने मतलब ध्यान से नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि कुछ उसने पूछा कुछ और है, आप कुछ और उसका आंसर लगा के फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस को ना बहुत ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। मतलब कोशिश रखिए कि ये जो 2 और 3 यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर रखे हैं, ये आपके लगभग 25 मिनट में हो जाए। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे उसके ऊपर, तो फिर आपको ओवरऑल एग्ज़ाम को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद मैं इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी जो भी आपको ठीक लगता है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो इंग्लिश सेक्शन में मुझे जैसे 40 क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चंस को करने में मुझे लगभग 20 मिनट लगती थी। मैं फटाफट कर लेती, क्योंकि इंग्लिश की हम हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी एक स्पीड काफ़ी अच्छी बन जाती है और लेवल इसका जो SBI PO से थोड़ा कम आता है, तो आपके लिए और इजी हो जाता है क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेना। तो मैं लगभग 20 मिनट या फिर आप 25 मिनट ले सकते हैं, तो उतना ले लेते हैं। चलो हम 25 मिनट लेके चलते हैं कि 25 मिनट में ये 40 क्वेश्चंस हो गए, तो अभी तक आपके 50 मिनट्स कवर हो गए। आपके पास टोटल 120 मिनट्स थे, तो आपके पास अब 70 मिनट्स हैं। इन 70 मिनट्स को आपको देखना है कि इन 2 सेक्शन में रीजनिंग एंड क्वांट्स जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको स्टार्ट कीजिए।
मैंने तो आपको बताया ये मेरा रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है, तो मैं हमेशा रीजनिंग से स्टार्ट करती थी। तो रीजनिंग सेक्शन में मैंने टाइम डिवाइड किया था कि 40 एंड 30, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से तो मतलब मेंस लेवल के तो थोड़े टिपिकल तो हो ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि मैंने डिसाइड कर रखा था कि 30 से 40 मिनट्स के बीच का ही टाइम दूंगी। तो मैंने आई थिंक जो एग्जाम इस बार दिया था मैंने अराउंड 40 मिनट्स का टाइम इसको दिया होगा। तो 40 क्वेश्चंस के लिए मैंने लगभग 40 मिनट्स ही लगाए थे। उसके बाद मतलब इसके पहले इजी क्वेश्चंस करके मैं वापस न्यूमेरिकल एबिलिटी पे स्विच कर गई थी, ताकि मेरी उसकी सेक्शनल कट ऑफ मिस ना हो। जैसे कि 40 क्वेश्चंस में मान लो मैंने 20 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये 20 क्वेश्चंस करने के बाद मैं क्वांट्स पे स्विच कर गई। वहाँ मैंने ऐसी 15 से 20 क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर ली, जिसके लिए मतलब सेक्शन कट ऑफ आपके मिस ना हो, और फिर वापस आप इसी सेक्शन पे आ जाए अपने LR पे। तो आप डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। एक बार के लिए 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दूसरे सेक्शन को अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आप सेक्शन कट ऑफ को मिस ना करें। एंड फिर वापस आपका जो स्ट्रॉन्ग है वापस वहाँ स्विच कर जाइए। तो आप इस तरीके से अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं 120 मिनट्स का। एंड यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होता आपका, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये लिखने वाली मेहनत करना ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि SBI PO और IBPS PO में तो आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है आधे घंटे का। तो यहाँ आपके पास प्लस पॉइंट है कि यहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होता, सिर्फ 2 घंटे का एग्जाम देना होता है। इसके बाद फिर अगर आप ऑफिस असिस्टेंट वाले हैं तो आपका बस काम यहाँ खत्म हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आगे। एंड अगर आप ऑफिस असिस्टेंट ना अप्लाई करके ऑफिस स्किल 1 अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एक इंटरव्यू देना होगा 100 मार्क्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू की क्या वेटेज रहती है। तो मैं आपको बताऊं कि मेंस एग्जाम में हमारी 200 मार्क्स का है, तो इसकी 80% वेटेज रहती है। इसके बाद इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है, तो उसकी 20% वेटेज होती है। तो 80-20 की रेशो में ये डिवाइड होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल स्कोर कार्ड आया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे 61.32 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। मतलब ये जो 80-20 की रेशो मैंने आपको यहाँ बताई, इससे फिर जो आपके फाइनल मार्क्स आते हैं वो 100 में से आते हैं। तो 100 में से मेरे 61.32 मार्क्स आए थे, और मुझे यहाँ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मिल गया था। तो आप भी जैसे जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको फिर वहाँ पे अगर एक ही RRB है तो आपको वही अलॉट हो जाएगी। एंड अगर आपके वहाँ मल्टीपल RRBs हैं तो जिसकी प्रेफरेंस आपकी पहली होगी डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, आपको वो वाली प्रेफरेंस आपकी मिल जाएगी। तो यही था मेरी स्ट्रैटेजी सेशन की वीडियो में। अगर आपके कोई और डाउट बचे हैं कि किस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोज़ का। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आप सबके लिए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरी सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बनी हुई है, जैसे मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए बनाई है, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर की भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा सर्च आउट ना करना पड़े मटेरियल। उसके अंदर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा PDF का लिंक। इसके अलावा इंग्लिश के ऊपर बनी हुई है मेरी रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन के लिए भी बनी हुई है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेडली फिर उन जो भी डाउट्स होंगे कॉमन, मैं उन सब के ऊपर बना दूंगी। तो यही था मेरी इस वीडियो में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी ईजी है एंड आप थोड़ी सी डेडिकेटेडली मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। So all the best for your exam, and thank you for watching this video.